साथियों नमस्कार। मैं पतंजलि मिश्र राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में भाषा श्रृंखला का भाग 3 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। मित्रों, हम लोगों ने पिछले 2 सत्रों में इस बात पर चर्चा की कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में भाषा कहां तक महत्वपूर्ण है और इसी चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम देखते हैं कि आरंभिक कक्षाओं के दौर में पढ़ने पर जोर देना बालक की स्कूली शिक्षा को ठोस एवं मजबूत आधार प्रदान करने के लिए आवश्यक है। इसलिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में स्कूली पाठ्यचर्या के 4 सुपरिचित क्षेत्रों, जिनमें भाषा, गणित, विज्ञान और समाज विज्ञान है, में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का सुझाव दिया गया है। भाषा को लेकर के जो सुझाव हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण सुझाव है कि भाषाओं के बीच की दीवारें नीची कर दी जाएं ताकि बच्चों को ज्ञान का समग्र आनंद मिले। स्कूल का पहला सरोकार बच्चे की भाषा क्षमता के विकास, अभिव्यक्ति और साक्षरता संबंधी क्षमता, भाषा को रचने, सोचने और दूसरों से संप्रेषण में उपयोग की क्षमता के मुद्दे इसमें शामिल हैं। इस बात पर विशेष बल दिया है एनसीएफ 2005 ने कि उन विद्यार्थियों के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाएं जो अपनी मातृभाषा के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं। चाहे विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम ही हो, फिर भी अपनी मातृभाषा में पढ़ने के मौके दिए जाने की वकालत करता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। स्कूली व्यवस्था को इन विकल्पों को बढ़ावा देने, पोषण देने की क्षमता एवं कार्यान्वित करने की कार्यप्रणाली, अच्छी शिक्षा देने की क्षमता में वृद्धि इत्यादि पर बल देना जरूरी है। कार्यप्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे कि भविष्य के विकल्प खुले रहें। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत सृजनात्मक और संगठित प्रयास करने की आवश्यकता है, जिससे हम सब भारतीयों की बहुभाषिक मेधा भी बनी रहे और त्रिभाषीय फार्मूला लागू किया जा सके। इस दौरान अंग्रेजी भी पढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन भारतीय भाषाओं की कीमत पर नहीं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में मातृभाषाओं के साथ ही साथ आदिवासी भाषाओं के विकास पर भी ध्यान दिया जाना सम्मिलित है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह स्पष्टतः कहा गया है कि भाषा अनुभवों को संयोजित करने का आधार होती है, इसलिए अनुभव के स्तर व भाषा के विकास में समन्वय भी बेहद आवश्यक हो जाता है। आदिवासी भाषा के संबंध में कुछ राज्यों ने यह समझदारी की व्यवस्था कर रखी है कि बच्चों को आरंभिक शिक्षा उनकी अपनी घरेलू भाषा में ही हो। अधिक उपयुक्त यह होगा कि हम उन आदिवासी क्षेत्रों में भी उन आदिवासी बच्चों के लिए भी अधिक से अधिक बहुभाषी शिक्षा की व्यवस्था करें। हमें यह बात दिमाग में रखनी होगी कि स्कूली व्यवस्था को उन विकल्पों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है जिनसे कि ऐसी कार्यप्रणाली विकसित हो कि बच्चों के अंदर सृजनात्मकता और उससे संबंधित कार्यों को निष्पादित करने में आसानी हो। हम देखते हैं कि ऐसा करने के लिए त्रिभाषा फार्मूला का योगदान बहुत ज्यादा है, और यदि त्रिभाषा फार्मूला को ईमानदारी से समस्त राज्यों में लागू किया जाता है तो निश्चित तौर पे भारतीयों की बहुभाषिक मेधा भी बनी रह सकती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा भाषा का शिक्षा शास्त्र को मातृभाषा के उपयोग पर आधारित होने की वकालत करता है। वह यह कहता है कि बच्चों की मातृभाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकृति दी जानी चाहिए। प्रत्येक बच्चे में बहुभाषिक प्रवीणता विकसित करने के लिए भारतीय समाज के बहुभाषिक चरित्र को एक संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसमें अंग्रेजी में प्रवीणता भी शामिल है। और यह तभी संभव है, यह तभी मुमकिन है जब भाषा का पुख्ता शिक्षा शास्त्र मातृभाषा के उपयोग पर आधारित हो। पढ़ने, लिखने, बोलने और सुनने की क्रियाएं पाठ्यचर्या के सभी क्षेत्रों में बच्चों की प्रगति में भूमिका निभाती हैं।
विज्ञान की भाषा, प्रक्रिया एवं विषय वस्तु विद्यार्थी की उम्र और उसकी ज्ञान की सीमा के अनुकूल होनी चाहिए। अब हम इस मुद्दे पर बात करेंगे कि भाषा शिक्षण हेतु निवेश समृद्ध संप्रेषण के वातावरण से क्या तात्पर्य है। एनसीएफ 2005 का कहना है कि निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण भाषा शिक्षण की पूर्व शर्त है, चाहे वह पहली भाषा हो या दूसरी भाषा। निवेश के अंतर्गत जो चीजें आती हैं उनको उल्लेखित करते हुए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 कहती हैं कि इसमें पाठ्य पुस्तकें शामिल हैं, इसमें शिक्षार्थी द्वारा चयनित पाठ शामिल हैं, कक्षा पुस्तकालय जिसमें अनेक विधाओं के लिए स्थान हो, अनेक विधाओं के लिए जगह हो, वह सम्मिलित है। छपी सामग्री, उदाहरण के लिए युवा शिक्षार्थियों के लिए बड़ी पुस्तकें इत्यादि सम्मिलित हैं। एक से अधिक भाषा में समांतर पुस्तकें और सामग्री मौजूद हों। इसी के साथ साथ ऐसी मीडिया सामग्री हो जिसमें कि मैगजीन, समाचार के स्तंभ, रेडियो ऑडियो कैसेट्स इत्यादि सुलभता से उपलब्ध हो और यह सारी सामग्रियां जो हैं वह प्रामाणिक होनी चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा वंचित विद्यार्थियों के लिए भाषा माहौल को समृद्ध बनाने की आवश्यकता पर बल देता है, जिसके लिए यह कहा गया है इस दस्तावेज में कि हम स्कूलों को सामुदायिक शिक्षण केंद्र के रूप में विकसित कर सकते हैं। ऐसा करना कोई दुष्कर कार्य नहीं है, क्योंकि इस दिशा में कई सफल नवाचार मौजूद हैं जिनके सामान्यीकरण को खोजने और बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इस हेतु पद्धतियों एवं दृष्टिकोण विशिष्ट होना आवश्यक नहीं है, बल्कि मोटे तौर पे विस्तृत संज्ञानात्मक दर्शन के अनुकूल रहते हुए पारस्परिक रूप से समर्थक हों, जिसमें कि वाइगोत्स्की, जीन पियाजे और चॉम्स्की के सिद्धांत शामिल हैं। और अनगिनत बार हम बिना भाषा के बुनियादी ज्ञान के बिना ही उच्च स्तरीय कौशल, जिसमें साहित्यिक आस्वाद और लिंग संबंधी दृष्टिकोण निर्धारण में भाषा की भूमिका शामिल है, को विकसित करने का प्रयास करने लगे। जबकि हमें ऐसा तब करना चाहिए जब भाषा की बुनियादी दक्षता सुनिश्चित कर ली गई हो। इस बात में एक चीज और महत्वपूर्ण है जो कि हमेशा हम लोगों के दिमाग में आता रहता है कि अंग्रेजी भाषा की क्या भूमिका है। तो यह दस्तावेज यह कहता है कि दक्षता और व्यावसायिक जागरूकता को समान रूप से बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है और व्यावसायिक जागरूकता जहां आवश्यक हो उसे शिक्षक की अपनी भाषा के माध्यम से दिए जाने की जरूरत है। जो भी शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हों उनकी अंग्रेजी में बुनियादी दक्षता होनी चाहिए। हर शिक्षक में यह कौशल होना चाहिए कि वह परिस्थिति व स्तर के अनुरूप उपयुक्त तरीके से अंग्रेजी पढ़ा सके। इसके लिए विविध प्रकार की सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए ताकि पाठ्यचर्या निवेश समृद्ध हो और यह पढ़ाते वक्त हमें उसके अभिप्राय पर, उस वाक्यांश के या उस पदांश के अर्थ पर बल देने की, अर्थ पर जोर देने की आवश्यकता है। अब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में भाषा संबंधी मूल्यांकन का संप्रत्यय क्या है, इस पे हम बातचीत करेंगे। मित्रों, भाषा संबंधी मूल्यांकन को किसी विशेष पाठ्यक्रम के संदर्भ में उपलब्धियों से नहीं बांधना चाहिए, बल्कि उसे भाषा दक्षता के मापने में पुनः नियोजित किया जाना चाहिए। भाषा ज्ञान के मूल्यांकन के संबंध में एनसीएफ का कहना है कि इसका किसी विशेष निर्धारित पाठ्यक्रम में उपलब्धियों से जुड़ा होना आवश्यक नहीं है। इसके बजाय इसका उद्देश्य भाषा की दक्षता का आकलन करना होना चाहिए। भाषा ज्ञान के मूल्यांकन के संबंध में एनसीएफ का कहना है कि इसका किसी भी विशेष निर्धारित पाठ्यक्रम की उपलब्धियों से जोड़ा जाना आवश्यक नहीं है। जो मुख्य काम इसमें होना चाहिए वह यह होना चाहिए कि भाषा की दक्षता का आकलन कैसे किया जाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा मूल्यांकन की बात करने के संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण बात उल्लेखित करती है वह यह करती है कि हमें मूल्यांकन को बाधा के रूप में देखने की बजाय अधिगम की समर्थक प्रक्रिया के रूप में देखने की आवश्यकता है। सतत मूल्यांकन में सीखने वाले की प्रगति का लेखा जोखा रखने की यह दस्तावेज वकालत करता है। यह दस्तावेज यह कहता है कि शिक्षार्थी की प्रगति का निरंतर आकलन होना चाहिए
और पोर्टफोलियो के रूप में उसका लेखन रखा जाना चाहिए। भाषा क्षमता को लेकर के यह दस्तावेज राष्ट्रीय मानदंडों को विकसित करने की आवश्यकता पर बल देता है, जिसके बाद वैकल्पिक अंग्रेजी भाषा के परीक्षणों का एक समुच्चय बनाया जाए, जिससे कि पाठ्यचर्या में आजादी और मूल्यांकन के मानकीकरण के बीच पर्याप्त संतुलन है। एनसीएफ 10वीं कक्षा के स्तर पर विद्यार्थियों के फेल होने का एक प्रमुख कारण गणित के साथ साथ अंग्रेजी के होने की बात कहता है। दस्तावेज यह कहता है कि परिस्थिति व स्तर के अनुसार उपयुक्त तरीके से अंग्रेजी पढ़ाया जाना चाहिए। इसके लिए विविध प्रकार की सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए ताकि पाठ्यचर्या निवेश समृद्ध हो और हम ज्यादा से ज्यादा बल उसके अर्थ पर दें, उसके अभिप्राय पर दें। इससे अंग्रेजी की मौजूदा समस्या को हल करने में मदद मिलेगी, क्योंकि कक्षा 10 की असफलता में अंग्रेजी एक मुख्य कारण है। विद्यार्थी को अंग्रेजी के बिना भी पास होने की इजाजत दी जा सकती है, अगर नियमित स्कूली व्यवस्था के बाहर अंग्रेजी दक्षता के लिए सर्टिफिकेट देने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था बना दी जाए तो। साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के चौथे भाग को लेकर शीघ्र ही मैं आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। इस प्रकरण से संबंधित यदि कोई प्रश्न है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूं वह बिना किसी परेशानी के आप तक पहुंच सके। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।